बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10th की केमिस्ट्री के साथ आई एम योर टीचर इकरा मरियम। वैल्यू ऑफ द वीक इज़ saying thank you, and saying thank you is more than good manners, it is good spirituality. Fact of the day is 90% of all the volcanic activity on the planet happens in the ocean. Chapter 11 is organic chemistry, and we have done this chapter before, but now we are going to do the revision of that chapter. मैंने कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं रिगार्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स, तो इन्हीं को हम डिस्कस करते चले जाते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय कैटिनेशन एंड गिव एग्जांपल। सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द कैटिनेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म द चेन। और कार्बन आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ये रिमार्केबल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो लार्ज स्ट्रक्चर्स भी अपने बना सकता है। ठीक है, कैटिनेशन के प्रोसेस से अनब्रांच्ड आपके पास स्ट्रक्चर भी आते हैं और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। सो दिस इज़ द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड गिव राइज टू अ सिंगल लार्ज स्ट्रक्चर और चेन। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। सो कोयला किस तरह से बना ओवर द मिलियन ईयर्स अगो। बहुत हज़ारों साल पहले कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स कुछ जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से ज़मीन के अंदर दब गए। आप ये समझ लें कि जैसे कोई अर्थक्वेक आया है, कोई ज़लज़ला आया है और दो पहाड़ आपस में मिल गए हैं, लेकिन उन दो पहाड़ों के दरमियान में जितनी भी आबादी थी वो प्लांट्स की पॉपुलेशन हो सकती है, वो एनिमल्स की पॉपुलेशन हो सकती है, वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर दब गए। अब अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर और बैक्टीरियल इफ़ेक्ट की वजह से, बैक्टीरियल डिके की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ एयर दे विल कन्वर्टेड इनटू द कोल। और जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट उनके अंदर होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी कोयले की क्वालिटी होगी। ठीक है जी, इस तरह से कोयला बना जिसको आप फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एनिमल चारकोल होता है, प्लांट चारकोल होता है। सो कोल जो है बेसिकली आपके पास वो जानवरों से और प्लांट से मिलकर बना हुआ है। ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल गैस। यू नो वेरी वेल कि नेचुरल गैस आपके घरों में भी आती है, ऑटोमोबाइल्स में भी आप इस्तेमाल करें हैं, फ्यूल के तौर पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए इस्तेमाल करें हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करें हैं। तो नेचुरल गैस की इम्पोर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, एज अ फ्यूल ये बहुत से आप ये कह लें कि बहुत से एस्पेक्ट्स कवर कर रही है। विदाउट नेचुरल गैस आप खाना नहीं पका सकते हैं, और विदाउट नेचुरल गैस आपके पास एक सस्ता ज़रिया है सीएनजी की फॉर्म में जिसको आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं कि वो आपके ऑटोमोबाइल में एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ justify that organic compound used as food. So organic compounds are basically made up of the carbohydrates, vitamins, proteins and fats. So ये जो सारे आपके पास टाइप्स आती हैं कार्बोहाइड्रेट की, जैसे चावल, रोटी, दाल आप ले रहे हो, प्रोटीन्स में ले रहे हो, ऑयल हैं, फैट्स की फॉर्म में मिल्क है, प्रोटीन्स हैं उसमें कुछ फैट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है जी, तो सब में कार्बन कंटेंट मौजूद है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली। सो दैट इज़ वाई आप जितनी भी फूड अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब की सब ऑर्गेनिक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड। सो बेसिकली अल्केन फैमिली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। जब आप एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवा देते हैं किसी भी कार्बन से, तो जो आपके पास रेडिकल आता है इट इज़ कॉल्ड द अल्काइल रेडिकल। आपके पास एग्जांपल है जी मीथेन, और मीथेन CH4 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, मिथाइल रेडिकल कैसे बनेगा? जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करवा देंगे और एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन के साथ इट विल बिकम द मिथाइल रेडिकल। सो बाय रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और वो हाइड्रोजन एटम टर्मिनल कार्बन एटम से भी रिमूव हो सकता है और किसी भी मिडल कार्बन एटम से भी रिमूव हो सकता है। सो इस तरह से अल्काइल रेडिकल बनते हैं। The next question is what is the difference between N-propyl and isopropyl? So आपके पास बेसिकली N-propyl क्या है? मैंने पहले भी कहा कि अगर आप
प्रोपेन आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अगर आप इसके टर्मिनल यानी कि जो एज पे कार्बन एटम्स हैं जो कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे मौजूद हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करवाते हैं तो प्रोपेन से जो बनने वाला रेडिकल है इट इज़ कॉल्ड द एन प्रोपाइल रेडिकल। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन एटम से आपने हाइड्रोजन रिमूव करवाया है, ठीक है जी। आइसोप्रोपाइल कैसे बनता है? अगर आप मिडिल कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं यानी कि यहाँ से, ठीक है, इस कार्बन से जो कि बिल्कुल दरमियान में है वहाँ से आप कोई भी हाइड्रोजन एटम रिमूव करवाते हैं तो बनने वाला जो रेडिकल है इट इज़ कॉल्ड द आइसोप्रोपाइल रेडिकल। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। एन प्रोपाइल में टर्मिनल या फिर एज पे मौजूद कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, जबकि आइसोप्रोपाइल में मिडिल कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। सो ब्यूटेन आपके पास 2 तरह के हैं, एक आपके पास स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, ठीक है जी, जिसको एन ब्यूटेन का नाम भी दिया जाता है, और दूसरा आपके पास आइसोब्यूटेन है जिसमें एक मिथाइल रेडिकल सेंट्रल कार्बन के साथ ब्रांच्ड फॉर्म में अटैच्ड है। अगर एन ब्यूटेन के टर्मिनल या फिर एज में मौजूद कार्बन एटम को आप रिमूव करवाएं तो बनने वाला रेडिकल एन ब्यूटाइल कहलाएगा, और अगर उसके किसी भी मिडिल कार्बन एटम से आप रिमूव करवाएंगे तो इट विल बिकम द सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है जी। जबकि आइसोब्यूटेन में अगर आप टर्मिनल कार्बन एटम को रिमूव करवाएंगे देन इट विल बिकम आइसोब्यूटाइल, और अगर आप सेंट्रल हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवाएंगे देन इट विल बिकम टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर एंड ईथर। सो बेसिकली ester is that group where an oxygen atom is doubly bonded to a carbon atom which is singly bonded to another oxygen atom which is again singly bonded to another carbon atom। स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है जी। जबकि ईथर एक ऐसा ग्रुप है वेयर एन ऑक्सीजन एटम इज सिंगली बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स, जिसको आप अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट द फार्मूला ऑफ द इथाइल एसीटेट, तो मैंने यहाँ पे आपके पास CH3COO C2H5 ये इथाइल एसीटेट का फार्मूला है। इसको ओपन करके अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से है। बेसिकली आपके पास जो ईथर अटैच है वो यहाँ पे अटैच है, ठीक है जी, ये आपके पास इथाइल ग्रुप अटैच है। सो जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वाई बेंजीन इज कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड आप उसको इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव द प्लेजेंट फ्रेगरेंस, ठीक है। एरोमा से मुराद होता है स्मेल, उनकी बहुत अच्छी सी स्मेल होती है। और बेंजीन आपके पास एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि मतलब C6H6 इज़ द फार्मूला ऑफ द बेंजीन, और अगर ये किसी भी ग्रुप के साथ अटैच हो जाए तो इसको स्पेशल अरोमा प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। ये बेंजीन की प्रॉपर्टी है और इस एरोमेटिक कंडीशन की वजह से ही आप बेंजीन को और बेंजीन के सारे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। और आप इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द स्पेशल अरोमा, और ये कह लें कि उनकी एक प्लेजेंट सी स्मेल होती है। आपके पास एग्जांपल है मिथाइल एसीटेट, अच्छा अनदर थिंग इज़ कुछ आपके पास इस तरह के भी कंपाउंड्स हैं जो कि बेंजीन के अलावा हैं लेकिन उनकी भी स्मेल होती है, जस्ट लाइक मिथाइल एसीटेट, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिफरेंट स्मेल होती है, बड़ी प्लेजेंट सी स्मेल होती है। सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस को इसलिए डिस्कस किया ताकि आप लोगों की एक्सरसाइज भी कवर हो और आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने खुद करने हैं, बड़े आसान हैं और अब आपकी बुक में बिल्कुल सामने आपके पास एज अ डेफिनेशन मौजूद होंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।